वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में वाइंडिंग अप का इंट्रोडक्शन और उसके मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर हमारा सेक्शन जो है वो 293 डिस्कस होगा, जिसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ वाइंडिंग अप, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसोल्यूशन और मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप को डिस्कस कर रहे होंगे। तो इन तीन एरियाज पर जो है हम बात करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ वाइंडिंग अप की बात करें तो वाइंडिंग अप को डिफाइन किया जा सकता है कि ये वो प्रोसेस है जिससे कंपनी डिसॉल्व की जाती है। तो वाइंडिंग अप कोई एक सिंगल इवेंट नहीं है, ये एक कंप्लीट प्रोसेस है और बेसिकली ये प्रोसेस अल्टीमेटली किस पॉइंट पर लीड करेगा, जहाँ पे कंपनी की लाइफ एक एंड हो जाएगी। इसी प्रोसेस को लिक्विडेशन भी कहते हैं। अब वाइंडिंग अप में होता क्या है? वाइंडिंग अप में सबसे पहले तो ये होता है कि जो एक पर्सन पॉइंट होता है लिक्विडेटर, वो कंपनी के एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करता है। उसके बाद अगर कोई मेंबर वगैरह से पैसे लेने हो, जिन्हें कंट्रीब्यूटरीज कहते हैं, यानी जिन्हें वाइंडिंग अप के टाइम पर पैसा कंट्रीब्यूट करना होता है, जैसे अगर अनपेड अमाउंट ऑन शेयर कैपिटल थी, या किसी पर्सन की जो है पर्सनल लाइबिलिटी, कोर्ट कह देती है कि इस पर्सन की तो कंपनी के डेट्स के लिए पर्सनल लाइबिलिटी वगैरह, तो वो जो है उससे पैसे लिए जाएंगे। अब जब कंपनी के पास सारा ये पैसा आ जाएगा, तो उससे जो कंपनी के जितने भी डेट्स हैं वो पे किए जाएंगे इन सोर्सेज से एज मच एज पॉसिबल। अगर सारे पे हो जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर सब नहीं पे हो पाते तो उसके अंदर एक बाकायदा प्रेफरेंशियल ऑर्डर होता है, जो आगे लॉ में एक सेक्शन के अंदर डिस्कस होगा। तो उस ऑर्डर में पेमेंट की जाती है। और अगर पॉसिबल नहीं होता, यानी पैसे कम हैं और डेट्स ज़्यादा हैं, तो जाहिर बात है फिर जिन लोगों को पेमेंट नहीं मिलती वो बैड डेट की एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे और फिर उनको ये लॉस बेयर करना पड़ जाएगा। लेकिन इन केस के सारे डेट्स पे हो जाते हैं और फिर भी कुछ पैसे बच जाते हैं, तो वो सरप्लस जो है वो कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी शेयर होल्डिंग की जो प्रोपोर्शन है, या अगर उस कंपनी में शेयर्स नहीं है तो जो उनका इंटरेस्ट है उस कंपनी के अंदर, उसके में जो प्रोपोर्शनेट वाइज उनका इंटरेस्ट बनता है, उस हिसाब से वो सरप्लस उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अगर कोई पैसे बच गए तो। ज़्यादातर कंपनीज क्योंकि तब वाइंड अप हो रही होती हैं जब वो इंसॉल्वेंट होती हैं, यानी वो अपने डेट्स ही पूरे नहीं पे कर पा रही होती, तो सरप्लस वाला चांस बहुत कम अराइज हो रहा होता है। वाइंडिंग अप शुरू कब होती है? वाइंडिंग अप दो तरीके से शुरू होती है। एक तो जब कोर्ट ऑर्डर इशू कर दे कि इस कंपनी को वाइंड अप किया जाए, तो उसके भी रूल्स हैं आगे जो हम देखेंगे। और दूसरा एक तरीके कार्य होता है कि जब कंपनी खुद ये रेजोल्यूशन पास कर लेती है कि वॉलंटरीली कि जी इस कंपनी की वाइंडिंग अप अब होनी चाहिए। कंपनी बाजूकात ऐसा इसलिए करती है क्योंकि बाजूकात एक कंपनी का लाइसेंस वगैरह कैंसिल हो गया होता है, वो बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर सकते, या बाजूकात ऐसा होता है कि बिजनेस सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी होती हैं कि वो ये समझते हैं कि बिजनेस कैरी ऑन करेंगे तो लॉसेज इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि उसका फ़ायदा नहीं है। उससे बेहतर है अभी ख़त्म करके बिजनेस को, जितने लॉसेज हो चुके हैं उनको बस बेयर कर लिया जाए। कॉन्सेप्ट ऑफ डिसोल्यूशन की बात करें तो कंपनी डिसॉल्व हो जाती है, यानी एग्जिस्ट नहीं करती। फिर डिसॉल्व का मतलब है अब कंपनी ख़त्म हो गई। और ये कब होता है? जब वाइंडिंग अप की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। तो वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन का फ़र्क हमें समझना चाहिए। वाइंडिंग अप वो प्रोसेस है जो डिसोल्यूशन की तरफ लीड करता है, और डिसोल्यूशन वो अल्टीमेट पॉइंट है जिस पर एक कंपनी एक लीगल पर्सन के तौर पर एग्जिस्ट करना ख़त्म हो जाती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी अगर बर्थ ऑफ कंपनी है, क्योंकि उससे पहले कंपनी एज अ लीगल पर्सन एग्जिस्ट नहीं करती, तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी पर लॉ उसको एक पर्सन के तौर पे रिकग्नाइज करना शुरू करता है, और डिसोल्यूशन के टाइम पर लॉ उसको फिर अब एज अ सेपरेट लीगल पर्सन रिकग्नाइज करना खत्म कर देता है। तो इनकॉर्पोरेशन अगर कंपनी की बर्थ है तो डिसोल्यूशन कंपनी की डेथ है। मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप पर अगर बात करें तो लॉ के अंदर तीन मोड्स बेसिकली दिए हुए हैं कि वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी में बी इधर बाय द कोर्ट। ये बेसिकली कंपलसरी होती है कि कोर्ट ऑर्डर दे देती है, अब तो कंपनी को वाइंड अप होना ही पड़ेगा क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। दूसरा वॉलेंट्री होता है जिसमें कंपनी रेजोल्यूशन पास कर लेती है फॉर सम रीज़न कि जो है सिचुएशन है उसमें हम चाहते हैं कि जी कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए, तो वो वॉलेंट्री वाइंडिंग अप कहलाती है। तीसरी एक होती है जो सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ द कोर्ट होती है। इसमें बाज़-औक़ात ये होता है कि कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो एग्रीड होते हैं इस बात पर कि कंपनी की वाइंडिंग अप होनी चाहिए, लेकिन किस तरीके से होनी चाहिए, कौन लिक्विडेटर पॉइंट होना चाहिए, वो उस पर एग्री नहीं हो पा रहे होते, तो फिर वो ये रेजोल्यूशन पास कर लेते हैं कि जी ये अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट होगी। उसके लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दे देते हैं, फिर कोर्ट जो है उसकी सारी चीज़ों को देख लेती है। वॉलेंट्री होती है लेकिन अदरवाइज। और समटाइम ऐसा भी होता है कि कंपनी की वॉलेंट्री वाइंडिंग अप कंपनी शुरू करती है, लेकिन कुछ लोगों को जो कंपनी का सिस्टम होता है उस पर एतराज़ होता है और वो कोर्ट के अंदर चले जाते हैं, और फिर कोर्ट जो है ये कहती है कि ये वॉलेंट्री तो होगी लेकिन अंडर कोर्ट सुपरविजन होगी। तो फिर कोर्ट की जो है सुपरविजन आ जाती है। तो फिर ये एक किस्म का कंपलसरी में आप यूँ समझ लें कि काफ़ी सख्त रूल्स हैं, वॉलंटरी में बहुत कम रूल्स हैं,
और जो सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट है ये कंपलसरी जैसी ही होती है तकरीबन, लेकिन थोड़ी सी लेस टफ, क्योंकि कंपलसरी बाय कोर्ट ऑर्डर में तो सब कुछ ही कोर्ट का चल रहा होता है, लेकिन सुपरविजन ऑफ कोर्ट में भी सब कुछ कोर्ट का चल रहा होता है, लेकिन जो इनिशियल स्टार्ट हुआ होता है वाइंडिंग अप का प्रोसेस वो कंपनी के मेंबर्स की तरफ से हुआ होता है। अब वाइंडिंग अप की जो भी प्रोविजंस हम आगे भी क्योंकि कुछ सेक्शन इस पर कवर कर रहे होंगे, तो कंपनीज एक्ट 2017 की जो वाइंडिंग अप की प्रोविजंस हैं, जो सेक्शंस हैं, वो तमाम मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप पर एप्लीकेबल हैं। जैसे जहाँ पे कंपनी के एसेट्स के रियलाइजेशन से रिलेटेड, लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई भी बात की हुई है, तो वो तमाम मोड्स पर यानी बाय कोर्ट, वॉलंटरी, सब्जेक्ट टू सुपरविजन, तीनों पर अप्लाई होंगे अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अदरवाइज। कुछ सेक्शंस में ये बकायदा बताया हुआ है कि ये वाला जो पर्सपेक्टिव है ये सिर्फ अंडर सुपरविजन ऑफ कोर्ट के लिए एप्लीकेबल है, या ये वाली सिचुएशन जो है वो जस्ट वॉलंटरी लिक्विडेशन के लिए एप्लीकेबल है। तो वहाँ पर तो आप सिर्फ उसी मोड पर अप्लाई करेंगे, अदरवाइज अगर कहीं पर मेंशन नहीं है तो वो जो तीनों मोड्स हैं उनके ऊपर वो प्रोविजन एप्लीकेबल कंसीडर होगी। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 का एक सेक्शन कवर करेंगे, सेक्शन 301, जिसमें कवर होते हैं कि सर्कमस्टांसेस इन विच अ कंपनी में बी वाउंड अप बाय कोर्ट, यानी कोर्ट की तरफ से कंपलसरी वाइंडिंग अप का जो ऑर्डर है वो इशू किन सर्कमस्टांसेस में होता है। तो उन सर्कमस्टांसेस के लिए जो ग्राउंड्स हैं वो कि कोर्ट वाइंडिंग अप करे वो डिफरेंट ग्राउंड्स हैं, जैसे स्पेशल रेजोल्यूशन, जब कंपनी अनेबल टू पे इट्स डेट्स हो, लिस्टेड कंपनी से रिलेटेड टू इशूज़ हैं कि डी लिस्टिंग हो जाए या फिर उसकी ऑपरेशन 1 साल से ज़्यादा के लिए बंद हो जाएं, नंबर ऑफ मेंबर्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस्ड एक्टिविटी है अगर वो सिर्फ सोल बिजनेस हो, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, फिर मीटिंग्स कंडक्ट करने या डॉक्यूमेंट फाइलिंग के अंदर अगर डिफ़ॉल्ट हो जाए तो उसके से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जस्ट एंड इक्विटेबल एक क्राइटेरिया है जो हम ज़रा डिटेल में केस लॉ के साथ डिस्कस करेंगे। फिर फ्रॉड, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ या मिसमैनेजमेंट वगैरह इन्वॉल्व हो कंपनी के अंदर, तो वो उन सिचुएशंस के अंदर भी ग्राउंड्स फॉर वाइंडिंग अप बाय कोर्ट बनता है। फिर खास तौर पर इसी सेक्शन के अंदर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है, तो हम उसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर जो पॉइंट्स लॉ में गिवन है उनको भी डील कर रहे होंगे, और ये सब कुछ हम सेक्शन 301 ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक करेंगे। तो ग्राउंड फॉर वाइंडिंग अप बाय कोर्ट में पहला है स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर एक कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर देती है और उस स्पेशल रेजोल्यूशन में कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो ये रिजॉल्व करते हैं कि कंपनी की वाइंडिंग अप बाय कोर्ट होनी चाहिए, तो फिर कोर्ट जो है वो वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग्स को टेकअप करेगी। दूसरा ये कि जब कंपनी इंसॉल्वेंट हो यानी अनेबल टू पे इट्स डेट्स हो, तो जब ये स्टैब्लिश हो जाएगा कि कंपनी अनेबल टू पे इट्स डेट्स है, तो तब भी उसकी जो है वाइंडिंग अप बाय कोर्ट होगी। और ये कब पता चलेगा कि कंपनी अनेबल टू पे इट्स डेट है, उसके लिए सेक्शन 302 है, उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बना रहे होंगे, वो रेलिवेंट है, उससे हमें पता चलेगा कि अनेबल टू पे इट्स डेट्स वाली सिचुएशन कब राइज होती है। फिर लिस्टेड कंपनी से रिलेटेड इश्यूज ये हैं कि अगर एक कंपनी लिस्टेड कंपनी थी और फिर वो स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्टेड हो जाती है और अपील वगैरह का टाइम भी जैसे गुजर जाता है, तो ये भी एक ग्राउंड है जिस पर कोर्ट में जाया जा सकता है कि अब कंपनी लिस्टेड नहीं रही, तो क्योंकि इसमें पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है और वो लिस्टेड अब नहीं है, तो पब्लिक जो है वो अपने शेयर्स का जो है ट्रेड नहीं कर पा रही होगी, तो अब इस कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए, तो कोर्ट उस सिचुएशन में कर सकती है, यहाँ पे कोर्ट का अख्तियार है। और अगर लिस्टेड कंपनी अपना बिजनेस पूरे 1 साल के लिए सस्पेंड कर दे तो इस ग्राउंड पर भी वाइंडिंग अप बाय कोर्ट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। नंबर ऑफ मेंबर्स के ऊपर भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे एक तो ये कि अगर एक कंपनी के कोई मेंबर बाकी ना बचे तो उसकी वाइंडिंग अप जो है वो रिक्वेस्ट की जा सकती है। ये ऐसा तब हो सकता है जब तमाम मेंबर्स की डेथ हो जाए या वो परमानेंटली पाकिस्तान को जो है लीव कर जाएं, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी है और उसके कोई मेंबर्स नहीं है, तो फिर जो है कोर्ट उसकी वाइंडिंग अप को प्रोसीडिंग तो कर सकती है, क्योंकि जो बाकी ऑफिशियल होते हैं वरना वो स्टक रह जाते हैं कंपनी के साथ कि एक सीएफओ है वो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए लायबल है, लेकिन ओवरऑल जो कंपनी के जो कोई मेंबर्स या ऑनर्स तो हैं नहीं, तो ऐसे में उसकी वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग देख ली जाती हैं। फिर इसी तरीके से हमने पढ़ा था कि पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 मेंबर्स होने चाहिए, तो अगर उसके नंबर ऑफ मेंबर 3 से नीचे चले जाते हैं तो फिर वो वाइंडिंग अप उसकी इनिशिएट हो सकती है। इस पर सेक्शन एक हम ऑलरेडी कंपनी लॉ में पढ़ते हैं जिसमें रिक्वायरमेंट है कि 6 मंथ का टाइम दिया जाता है कि उसके अंदर आपने नंबर ऑफ मेंबर्स को दोबारा कवर करना होता है, और जो है पर्सनल लाइबिलिटी वाला इशू भी इसमें राइज होता है। प्राइवेट कंपनी में सिमिलर रिक्वायरमेंट है लेकिन उसमें मेंबर्स 2 होते हैं, तो 2 से कम हो जाए, एक सिंगल मेंबर के साथ वो कंटिन्यू कर रही हो, ऑब्वियसली यहाँ पर जो बात हो रही है वो सिंगल मेंबर कंपनी के अलावा हो रही है,
तो सिंगल मेंबर कंपनी में तो एक मेंबर के साथ भी काम हो सकता है। उसके अलावा वाली जो प्राइवेट कंपनीज हैं उसमें अगर नंबर ऑफ मेंबर्स 2 से बिलो हो जाते हैं तो उसकी वाइंडिंग अप इनिशिएट की जा सकती है। रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस्ड एक्टिविटी, जब एक एंटिटी का, एक कंपनी का सोल बिजनेस ही एक लाइसेंस्ड एक्टिविटी हो और उसका वो लाइसेंस रिवोक हो जाए, कैंसिल हो जाए, तो रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस जो है वो एससीसीपी की तरफ से भी हो सकती है, किसी और लाइसेंसिंग अथॉरिटी की तरफ से भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको लाइसेंस लेना होता है इंश्योरेंस बिजनेस करने का एससीसीपी से, तो अगर उनका वो लाइसेंस एससीसीपी की तरफ से कैंसिल हो जाता है और उनका वाहिद काम जो था वो इंश्योरेंस के डीलिंग करना ही था, तो अब उनकी वाइंडिंग अप होगी। इसी तरह एक बैंक जो है उसका लाइसेंस अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कैंसिल हो जाता है तो फिर उसको जो बैंकिंग कंपनी है उसको अब वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग में जाना होगा, क्योंकि उनकी जो सोल एक्टिविटी थी, सोल बिजनेस था, वो लाइसेंस्ड एक्टिविटी थी और उसका लाइसेंस उनका रिवोक हो चुका है। सिमिलर कुछ जो इश्यूज हैं वो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के भी हैं जो अंडर सेक्शन 42 रजिस्टर्ड होती है, तो अगर उसका लाइसेंस रिवोक हो जाए तो उस सूरत में भी उसकी वाइंडिंग अप होती है, जिसकी कुछ डिटेल्स जो हैं सेक्शन 43 में भी गिवन है। तो सेक्शन 43 में सर्टन रिक्वायरमेंट्स हैं कि कंपनी को अपने एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करना होता है, रिपोर्ट जमा करवानी होती है। अगर एक कंपनी उन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई नहीं कर रही होती तो तब भी उसकी वाइंडिंग अप इनिशिएट की जा सकती है। और जहाँ पर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट वॉलंटरीली वाउंड अप हो रही हो लेकिन लिक्विडेटर ने 1 साल के अंदर वाइंडिंग अप को कंप्लीट नहीं किया है, तो वहां पर भी ये ग्राउंड है कि फिर कोर्ट की तरफ से इसकी वाइंडिंग अप की जाए, तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप के बजाय फिर कोर्ट वाइंडिंग अप वहां पर इन्वॉल्व हो जाएगी। मीटिंग्स एंड डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनमें अगर डिफ़ॉल्ट हो जाए तो उसमें भी कुछ रूल्स हैं। फॉर एग्जांपल एक तो स्टैट्यूटरी मीटिंग और रिपोर्ट से रिलेटेड है कि अगर आप स्टैट्यूटरी रिपोर्ट रजिस्ट्रार को डिलीवर नहीं करते टाइम के मुताबिक तो तब भी कंपनी की वाइंडिंग अप शुरू की जा सकती है। और या अगर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जमा करवा भी दी और मीटिंग होल्ड नहीं की, स्टैट्यूटरी मीटिंग, ये बेसिकली एक ही पॉइंट के अंदर लॉ में मेंशन है, तो इसके इसके डिफ़ॉल्ट की सूरत में भी कंपनी की जो है वाइंडिंग अप इनिशिएट हो सकती है। इसी तरह अगर 2 कंसेक्टिव एजीएम कंपनी अगर होल्ड ना करे, तो एक पर नहीं है इशू, 2 कंसेक्टिव पर है, 2 कंसेक्टिव एनुअल जनरल मीटिंग्स में डिफ़ॉल्ट हो जाए होल्ड करने में, तो तब भी वाइंडिंग अप इनिशिएट हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर रजिस्ट्रार के पास फाइलिंग ना की जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की या एनुअल रिटर्न्स, दो में से किसी एक की भी, फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 कंसेक्टिव फाइनेंशियल ईयर, तो 2 कंसेक्टिव फाइनेंशियल ईयर्स के लिए अगर आपने फाइलिंग नहीं की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की या एनुअल रिटर्न की या दोनों की लेट से, तो फिर आपकी वाइंडिंग अप कंपनी की इनिशिएट हो सकती है। फिर एक जस्ट एंड इक्विटेबल क्राइटेरिया है जो कि लॉ ऑफ इक्विटी से रिलेट करता है, कि जहाँ पे कोर्ट का ये ओपिनियन हो, यानी कोर्ट का टोटल डिस्क्रिशन है कि ये जस्ट एंड इक्विटेबल है कि कंपनी को वाइंड अप होना चाहिए अब और कंपनी को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। इसमें एक बहुत जो है इंपॉर्टेंट केस लॉ जो है डिस्कस करना ज़रूरी है, इब्राहिमी वर्सेस वेस्टबॉन्ड गैलरीज लिमिटेड। तो इस केस में बेसिकली जो दो लोग थे वो पहले पार्टनर के तौर पे काम कर रहे थे, इब्राहिमी एंड नज़र, और उन दोनों के पास जो है कंपनी के 500 शेयर्स ईच थे, जो जब उन्होंने अपने बिजनेस को कंपनी की फॉर्म में शिफ्ट किया, तो 50-50 के ऑनर थे। बाद में जब नज़र का सन जॉर्ज जो है वो बड़ा हुआ तो 100 शेयर्स उसे जो है वो इब्राहिमी ने दी और 100 नज़र ने दे दी। तो अब सिचुएशन ये बन गई कि इब्राहिमी के पास 400 शेयर्स थे, जॉर्ज के पास 200 शेयर्स थे और नज़र के पास भी 400 शेयर्स थे, और ये तीन इस कंपनी के डायरेक्टर्स बन गए। तो अब कुछ अरसे बाद कुछ डिस्प्यूट वगैरह जब राइज हुए तो नज़र और जॉर्ज ने अपनी 60% शेयर होल्डिंग यूज़ करते हुए इब्राहिमी को डायरेक्टरशिप से एक्सक्लूड कर दिया, एक्सपेल कर दिया, क्योंकि उसके पास जस्ट 40% शेयर से मेजॉरिटी नहीं थी। तो इब्राहिमी ने जब कोर्ट में इस सिलसिले में रब्ता किया तो कोर्ट ने यहाँ पर ये सिचुएशन डिस्कस की कि एक्चुअली जो ये कंपनी चल रही थी वो कोई ऐसी नहीं थी कि जिसके अंदर जनरल पब्लिक इन्वॉल्व हो या पब्लिक के वोट से डायरेक्टर बन रहे हों। तो यहाँ पर एक पार्टनरशिप स्टाइल का ही बिजनेस था जो कंपनी की फॉर्म में चल रहा था, और यहाँ पर अगर इब्राहिमी को एक्सक्लूड किया जाता है तो वो उसके साथ जो है ज़्यादती होगी। और अब क्योंकि नज़र और इब्राहिमी मिलकर काम नहीं कर पा रहे, तो किसी एक को भी एक्सक्लूड करना दूसरे के साथ जो उसके साथ ज़्यादती होगी और दूसरे को जो है ना अनड्यू फेवर देना होगा। तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि जस्ट एंड इक्विटेबल यही है कि किसी को भी कुछ ना मिले और ये जो अब कंपनी है इसको वाइंड अप किया जाए और इसके जो एसेट्स हैं
वो इनके दरमियान इनकी ऑनरशिप के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएं, और उसके बाद जो कोई अपना बिजनेस अलग से डिफरेंट बिजनेस करना चाहता है तो वो कर सके। तो ये कॉन्सेप्ट जो है जस्ट एंड इक्विटेबल का, इस केस लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारे केस लॉज हैं लेकिन इसके अंदर भी ये रूल अप्लाई हुआ। फिर फ्रॉड, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ और मिसमैनेजमेंट के इश्यूज़ की अगर हम बात करते हैं, तो अगर एक कंपनी का ये पता चलता है कि वो क्रिएट ही, फॉर्म ही इसलिए की गई थी कि वो अनलॉफुल या फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ करे, या वो अब जो काम कर रही है वो अनलॉफुल या फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ हैं, तो फिर वो बेसिकली वाइंडिंग अप का क्राइटेरिया बन जाता है। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ पर अभी हम नेक्स्ट उसमें एक डिटेल भी देखेंगे कि किन किन चीज़ों को, एक तो हमें क्लियरली पता है कि अगर किसी चीज़ पे क्लियर लॉ हो कि जी ये चीज़ नहीं लॉ में के हिसाब से आपने करनी, और उसको एक एंटिटी कर रही हो, तो वो अनलॉफुल है। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि जो हेरोइन, ड्रग्स और इनका बिजनेस है वो अनलॉफुल है, तो वो फिर गलत होगा। इसी तरह लोगों से पैसे लेकर जो है फ्रॉड करना, वो भी एक गलत काम होगा। तो वो तो एक जनरल है, लेकिन उसके अलावा कुछ और एक्टिविटीज़ भी हैं जो अपेरेंटली आपको शायद लगे कि लीगल हैं, उस पर भी यहाँ पे गाइडेंस है कि वो अनलॉफुल होंगी। फिर कैरिंग ऑन अ बिजनेस जो कि लॉ या रेगुलेशंस ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक प्रोहिबिटेड या रिस्ट्रिक्टेड हो। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब ये होता है कि वो ख़ास लाइसेंस या ख़ास सिचुएशन में किया जा सकता है। अगर वो सिचुएशन और लाइसेंस आपके पास नहीं है और आप वो बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो भी फिर आप लॉ एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट जाके कर रहे हैं। या बिजनेस इस तरीके से कंडक्ट करना जो कि ऑपरेसिव टू द माइनॉरिटी मेंबर, वो माइनॉरिटी मेंबर्स को डिफाइन किया गया एक्सप्लेनेशन में कि जिनके पास 10% इक्विटी शेयर कैपिटल हो, या ऐसे लोगों के साथ ऑपरेसिव हो जो कंपनी की फॉर्मेशन या प्रमोशन में कंसर्न थे, यानी कंपनी के इनिशियल प्रोमोटर या सब जो सब्सक्राइबर टू दी मेमोरेंडम थे, उनको ऑपरेस करने के लिए आप कुछ बिजनेस इस तरीके से कर रहे हैं, यानी कुछ इस तरीके के रूल्स बना रहे हैं आर्टिकल्स में जिससे उन मिनॉरिटी वालों को नुकसान हो रहा है और मेजॉरिटी वाले जो है वो एक्स्ट्रा बेनिफिट उठा रहे हैं, तो ये भी गलत होगा और उस पर वाइंडिंग अप इनिशिएट हो सकती है। या फिर कंपनी का बिजनेस जो है ऐसे लोग रन एंड मैनेज कर रहे हो जो प्रॉपर एंड ट्रू अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे, या फ्रॉड, मिसफीसेंस, मालफीसेंस इन रिलेशन टू कंपनी जो है कंडक्ट कर रहे हैं। अब मिसफीसेंस और मालफीसेंस क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स आ जाती हैं लीगल, तो इस पर अक्सर स्टूडेंट्स फिर कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पर हम इनकी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो ये ब्रीफ डेफिनेशन है, फुली एक्सप्लेन डेफिनेशन नहीं है, उसके लिए आप गूगल कर सकते हैं। मालफीसेंस है कि अनलॉफुल कंडक्ट और एक्शन होता है एक पर्सन ऑफ अथॉरिटी के पास। तो एक जो डायरेक्टर है वो अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करके अगर कोई काम कर रहा होगा तो वो मालफीसेंस है। मिसफीसेंस ये होता है कि लॉफुल एक्शन तो होता है, यानी आपकी अथॉरिटी में तो होता है कि आप वो काम कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप कर रहे होते हैं, जिस तरीके से उस पावर को यूज़ कर रहे होते हैं, वो रॉन्गफुल कंडक्ट होता है, वो इनअप्रोप्रिएट कंडक्ट होता है। जैसे एक शख्स को ये अथॉरिटी तो है कि वो एक एम्प्लॉय को हायर कर सकता है, लेकिन अगर वो एम्प्लॉय हायर करने के अंदर सिर्फ अपने रिलेटिव को हायर किया जा रहा हो, तो वो बेसिकली मिसफीसेंस जो है उसका कंडक्ट होगा उसका, और ये जो है मुनासिब नहीं समझा जाएगा। इसी तरह एक नॉन फीसेंस भी होता है, जो टर्म यहाँ यूज़ नहीं हुई लेकिन कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं, कि जहाँ पर आपका ड्यूटी हो कि आपको एक सिचुएशन में एक्शन लेना चाहिए और आप वो एक्शन नहीं लेते, तो फिर वो नॉन फीसेंस कहलाते हैं। तो इन सारी सिचुएशंस में बेसिकली ये पॉसिबल है कि वाइंडिंग अप कोर्ट ऑर्डर कर दे। मैनेज्ड बाय पर्सन हु रिफ्यूज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल्स और द एक्ट। अगर डायरेक्टर्स जो हैं वो कंपनीज एक्ट, मेमोरेंडम या आर्टिकल्स के मुताबिक काम करने से इनकार कर दें, तो फिर तो देखें कंपनी रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक नहीं चल सकेगी, तो फिर उसको वाइंड अप कर दिया जाएगा। या जो फेल हो जाएं टू कैरी आउट द डायरेक्शन और डिसीजन ऑफ कमीशन और रजिस्ट्रार। तो ये रेलिवेंट इश्यूज हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। अब अनलॉफुल एक्टिविटी को देखते हैं। तो अनलॉफुल एक्टिविटी को जो एक्सप्लेनेशन में डिफाइन किया गया है वो ये है कि द प्रमोशन और द कैरिंग ऑन ऑफ एनी स्कीम और बिजनेस हाउ सो एवर डिस्क्राइब, यानी आप उसका नाम जो मर्जी रख दें, आप चाहे उसका नाम जो है वो लीगल स्कीम ही क्यों ना रख दें, तो वो अगर इस इन क्राइटेरियाज पर आ रही होगी तो वो एक अनलॉफुल एक्टिविटी समझी जाएगी। अच्छा, उसमें पहला तो ये है कि वेयर बाय इन रिटर्न ऑफ डिपॉजिट और कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पब्लिक राइट और बेनिफिट डिटरमेंट बाय चांस और लॉटरी और लाइक मैनर इज प्रॉमिस्ड और एश्योर्ड, के जी आप सब लोग टिकट खरीदें, आप सब लोग कंट्रीब्यूशन दें, आप सब लोग कूपन खरीदें, उसके बाद जो है ना किसी एक का इनाम निकलेगा, लॉटरी निकलेगी जो चांस बेस्ड हो। अच्छा, इस तरह की स्कीम्स आपने देखी होंगी कि बाद वक्त गवर्नमेंट की तरफ से भी ऑफर हो रही होती हैं, तो गवर्नमेंट इनको ऑफर कर सकती है, या कंपनीज के अलावा किसी और मैकेनिज्म में अगर कोई लॉ अलाउ कर रहा हो तो वहाँ से आप ऑफर कर सकते हैं। कंपनीज को इस तरह से खुद अपनी तरफ से इस तरह की स्कीम्स को लॉन्च करना अलाउड नहीं है। तो डिपॉजिट या कंट्रीब्यूशन के अगेंस्ट चांस की बेस पे, लॉटरी की बेस पे या सिमिलर बेसिस पर किसी को राइट और बेनिफिट देना वो इलीगल एक्टिविटी समझा जाएगा। इसी तरह
अनऑथराइज डिपॉजिट लेना जनरल पब्लिक से, जिसमें पब्लिक से आप पैसे लेते हैं, उसमें आप नाम रख देते हैं चीज़ का, रेफरल मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, पिरामिड स्कीम या पॉन्जी स्कीम, चाहे ये लोकल हों, चाहे ये इंटरनेशनल हों, चाहे ये डायरेक्टली हों, चाहे ये इनडायरेक्टली हों। अब ये बेसिकली सारी स्कीम्स काम कैसे करती हैं, उसका मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूँ कि इन्हें पॉन्जी स्कीम तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि फर्स्ट टाइम जो एक नोन स्कीम है जो इस तरह की क्रिएट की गई, तो उसके जो क्रिएटर थे उनका नाम पॉन्जी था, तो इसलिए पॉन्जी स्कीम हुआ। इसे पिरामिड स्कीम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर अगर आप लेवल्स को देखेंगे तो अल्टीमेट एक जो है ना पिरामिड बन जाती है, और मल्टी लेवल भी है, और रेफरल मार्केटिंग बाजूकात इसको कह लें कि इसके मेन फेस को हाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन लगती है। तो यहाँ पर आप ये देखें कि एक ऐसी पिरामिड स्कीम है जिसमें उन्होंने कहा कि जी पहले लेवल पर 6 मेंबर्स होंगे, वो आगे 6 मेंबर और बनाएंगे तो टोटल मेंबर 36 हो जाएंगे। फिर 36 मेंबर्स पैसे देंगे और 6 को, फिर वो 36 मेंबर्स आगे 6 मेंबर्स ईच बना सकेंगे। वो 216 लोगों से पैसे आएंगे, वो उन 36 को भी उसमें से शेयर मिलेगा और 6 को भी मिलेगा। या लाइक लेवल 3 वाले लोग जो हैं कुछ पैसा लेवल 2 को देंगे और कुछ पैसा लेवल 1 को देंगे। इसी तरह फिर लेवल 4 पर मजीद 6 लोग आ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ 13 टाइम्स अगर ये स्कीम वाकई इंप्लीमेंट हो जाती है तो 13 बिलियन से ज़्यादा नंबर बन जाता है। इतनी तो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन नहीं है, यानी पूरी दुनिया मेंबर बन चुकी होगी स्कीम की, और उनके पास फिर आगे मेंबर बनाने के लिए लोग नहीं होंगे जिससे ये स्कीम सस्टेनेबल हो। तो ऐसी स्कीम सस्टेनेबल नहीं होती। बाज़ इसको वो बेसिकली क्या करते हैं कि छुपाने के लिए इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइप कर दिया जाता है कि एक प्रोडक्ट डाल देते हैं, जी ये वॉच है, ये जो है ना एक मोबाइल है, ये आपने आगे जो है ना हम सेल करना होगा, सेल करने पर आपको यूँ कमीशन मिलेगा, आप जितने 4 मेंबर बनाएंगे उनको एक एक मोबाइल दिया जाएगा और उसके अगेंस्ट इतने पैसे लिए जाएंगे। वो पैसे कहीं ज़्यादा होते हैं, तो बेसिकली ये होता है कि वो मोबाइल प्लस एडिशनल कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट का होता है जो लेकर वो काम किया जा रहा होता है। इसी तरह होता है कि जी आप ये तो कंपनी मार्केटिंग कर रही है, आपने 4 लोगों को और रेफ़र करना है, जब आप वो 4 लोगों को लेकर आएंगे तो आपको कमीशन मिलेगा, फिर वो 4 लोग आगे और 4 लोगों को 4 4 लोगों को लेकर आएंगे तो फिर उनको कमीशन मिलेगा। तो इसी तरह रेफरेंस आपने करना है, रेफरल करते जाएंगे तो कमीशन आपका बढ़ता जाएगा। तो ये सारी स्कीम्स जो हैं वो बेसिकली फ्रॉड होती हैं इसके लिए, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा होता, सिर्फ मेंबर से आगे मेंबर्स बनाने की बात हो रही होती है। तो शुरू के चंद लोग तो फ़ायदा उठा जाते हैं, जितने शुरू शुरू में लोग उनसे बेवकूफ़ बन जाएं, बाद के लोग जो हैं वो हमेशा नुकसान ही उठाते हैं इस तरह की स्कीम्स में। फिर एनी अदर बिजनेस एक्टिविटी जो कि एसईसीपी नोटिफाई कर दे कि वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है या एक मॉरल हैज़र्ड है कि इस तरह की स्कीम अगर इम्प्लीमेंट की गई तो जो सोसाइटी है वो मॉरली उससे एडवर्सली अफेक्ट होगी, तो इन दैट केस वो भी अनलॉफुल एक्टिविटी समझी जाएगी। तो बेसिकली इस पूरे सेक्शन का कॉन्टेक्स्ट ये था कि किन किन सिचुएशन में आप कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं कि जो कंपनी है उसको उसकी वाइंडिंग अप की जाए, और उसकी वाइंडिंग अप कंपल्सरीली बाय कोर्ट की जाए। और ऑब्वियसली इसमें जो है कोर्ट के पास ये ऑप्शन होगा कि वो उस चीज़ को देखे कि वो सर्कमस्टांसेस या ग्राउंड्स जो हैं वो प्रॉपरली अप्लाई हो रहे हैं, तो कोर्ट फाइंडिंग ऑफ ऑर्डर दे देगी। जहाँ पर कोर्ट को लगेगा कि ये सिचुएशन जो है ऐसी नहीं है और एक कंपनी जो है वो अभी भी चलाई जा सकती है, तो जनरली कोर्ट्स जो हैं वो बिजनेसेस को बंद करने के हक में नहीं होंगी। जहाँ पर एक सिचुएशन जो है वो करेक्टेबल है कि उसे ठीक किया जा सकता है, तो वहाँ पर शायद कोर्ट ऑर्डर ऐसा हो जिसमें उस सिचुएशन को करेक्ट किया जाए रादर देन कि कंपनी को वाइंड अप किया जाए। बहरहाल ग्राउंड्स फॉर वाइंडिंग अप मौजूद हैं और इन तमाम ग्राउंड्स पर कोर्ट की तरफ से वाइंडिंग अप का ऑर्डर इशू हो सकता है। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में एक सेक्शन कवर कर रहे हैं, सेक्शन 302, जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि कंपनी व्हेन डीम्ड अनएबल टू पे इट्स डेट, किन सिचुएशन में ये समझा जाता है कि एक कंपनी अपने डेट्स को पे करने के काबिल नहीं है। और ये सिचुएशन इसलिए रेलिवेंट हैं क्योंकि वन ऑफ द ग्राउंड जो हमने सेक्शन 301 में पढ़ा था कि कंपनी जिसकी बेस पर वाइंड अप हो सकती है वो ये था कि अगर ये प्रूव हो जाए कि कंपनी अनएबल टू पे इट्स डेट्स है। तो 3 सिचुएशंस ऐसी हैं जो लॉ में मेंशन है जिन सिचुएशन में ये समझा जाता है कि एक कंपनी अनएबल टू पे इट्स डेट है। फर्स्ट सिचुएशन है कि इफ़ अ कंपनी हैज सर्व्ड नोटिस, इफ़ अ creditor has served notice on the company demanding to pay the sum due and the company has for 30 days thereafter neglected to pay the sum or to cure or compound for it to the reasonable satisfaction of the creditor। यानी एक क्रेडिटर ने अगर एक प्रॉपर नोटिस कंपनी पर सर्व किया है
जिसमें वो अपने पैसे मांगता है कंपनी से, और 30 डेज गुजर जाते हैं, कंपनी ना उस सम को पे करती है, ना उसकी कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, ना अपने क्रेडिटर के साथ कोई एग्रीमेंट करती है जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि जी रीशेड्यूलिंग हो जाएगी या कुछ और तरीके से हो जाएगा, यानी सेटिस्फेक्शन ऑफ क्रेडिटर के मुताबिक कोई एक्शन अगर नहीं लिया जाता तो फिर इसका मतलब है कि कंपनी अनेबल टू पे इट्स डेट है। लेकिन यहाँ पर कितनी अमाउंट ड्यू हो, किस तरीके से चीज़ें हों, उस पर कुछ फर्दर गाइडेंस भी है कि कम से कम जो अमाउंट है वो 100,000 से एक्सीड करती हो। क्रेडिटर जो है वो मे बी बाय असाइनमेंट भी हो सकता है, और अदरवाइज भी यहाँ पे बाय असाइनमेंट से मुराद ये है कि हो सकता है वो शख्स ओरिजिनल क्रेडिटर ना हो, उसे वो लोन किसी और की तरफ से ट्रांसफ़र हुआ हो। हम कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स और ऑब्लिगेशंस की असाइनमेंट पढ़ते हैं ना, कि किसी और का राइट आपको असाइन हो जाता है, किसी और की ऑब्लिगेशन आपको असाइन हो जाती है। तो बाज़ लेट्स से कि जी एक बैंक से आपने लोन लिया था, वो बैंक जब फाइंड अप हो रहा था तो उसकी असाइनमेंट हो गई, तो उसके ऑफिशियल असाइनी की तरफ वो चला गया, या फिर एक बैंक ने दूसरे बैंक को अपने लोन्स जो हैं सेल कर दिए, तो मर्जर हो गया, तो वो एक डिफरेंट एंटिटी के पास वो लोन आ गया जिस एंटिटी से आपने ओरिजिनली लिया था। तो क्रेडिटर असाइनमेंट के हिसाब से भी हो सकता है, और ओरिजिनल क्रेडिटर भी आपका हो सकता है। नोटिस जो है वो डिलीवर कैसे किया जाएगा, रजिस्टर्ड पोर्ट से भी, रजिस्टर्ड पोस्ट से भी कर सकते हैं, अदरवाइज भी कर सकते हैं ऐसे कोरियर वगैरह जो नॉर्मल वेज हैं, लेकिन कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर नोटिस जो है वो डिलीवर होना चाहिए। डिमांड जो है वो मस्ट बी अंडर क्रेडिटर्स हैंड होनी चाहिए, यानी क्रेडिटर्स की तरफ से ही होनी चाहिए। और ये ड्यूली गिवन समझी जाएगी अगर उसके एजेंट ने साइन किए हों, या ऐसा लीगल एडवाइज़र जिसे क्रेडिटर ने ड्यूली ऑथराइज किया हो उसकी तरफ से भी अगर साइंड होंगे, तो वो भी प्रॉपर डिमांड कंसीडर होगी। तो एक तो पहला कॉन्टेक्स्ट ये है जिसमें कंपनी अनेबल टू पे इट्स डेट समझी जाएगी। दूसरा कॉन्टेक्स्ट है कि जहाँ पे एक लीगल ऑर्डर इन फेवर ऑफ क्रेडिटर इशू होता है कंपनी के अगेंस्ट, और वो अनसेटिस्फाइड रिटर्न हो जाता है इन होल और इन पार्ट, यानी कोर्ट ने ऑर्डर भेजा कि जी इस क्रेडिटर को 1 लाख 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए जो आपने देने, वो इतने टाइम तक आप दें, और उस टाइम तक जो है वो या तो कंपनी पूरे पैसे नहीं दे सकती या बिल्कुल ही नहीं दे सकती। तो ये ऑर्डर जो है ये एग्जीक्यूशन के वे में भी हो सकता है, अदर प्रोसेस से भी हो सकता है, डिक्री पर भी हो सकता है, और किसी कोर्ट या अदर कंपिटेंट अथॉरिटी की तरफ से भी हो सकता है। अदर कंपिटेंट अथॉरिटी जैसे कमीशन ने ऑर्डर दिया था कि जितने पैसे अब आप इनको दें तो फिर आपका मामला सेटल होगा, तो वो अगर आप पे नहीं करते तो वो भी आ जाता है। तो कोर्ट भी हो सकती है, कोई और कंपिटेंट अथॉरिटी भी हो सकती है। एग्जीक्यूशन की जो लीगल टर्म है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लीगल जजमेंट को इन्फोर्स किया जाता है, यानी नॉर्मली अगेंस्ट डेटर। यहाँ पे डेटर कौन है? कंपनी। तो क्रेडिटर ने कोर्ट में जाकर एक जजमेंट ले ली जिसमें डिसाइड हुआ कि इतने पैसे कंपनी को उस शख्स को देने चाहिए इस डेट तक। तो या जुडिशल रिट है कि कोर्ट ने कहा कि जी ये आप इतने पैसे टैक्स के जमा करवाएं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को आपने जमा नहीं करवाए, तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने आपको ऑर्डर दिया था और आपको पैसे जमा नहीं करवाते, तो वो भी अनेबल टू पे डेट समझा जाएगा। वर्ड टर्म यूज हुई डिक्री की, तो डिक्री भी एक ऐसे ऑफिशियल ऑर्डर को कहते हैं जिसके में फोर्स ऑफ लॉ हो। वो फोर्स ऑफ लॉ कोर्ट की तरफ से भी हो सकती है या किसी भी कंपिटेंट अथॉरिटी की तरफ से हो सकती है, जिसमें लॉ की तरफ से उसको ये पावर दी गई हो कि वो एक ऑफिशियल ऑर्डर इशू कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में भी कंपनी अनेबल टू पे इट्स डेट समझी जाएगी। प्रूव टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट दैट द कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेट्स। अब ये एक बड़ा जनरल क्राइटेरिया है कि आप ये ऊपर वाले क्राइटेरिया अप्लाई नहीं हो रहे। आप कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में जाके जनरली जो हालात हैं उसकी बेस पर जो है ना ये प्रूव कर देते हैं कि जी कोर्ट को सेटिस्फाई कर देते हैं कि ये कंपनी अपने डेट्स पे नहीं कर पाएगी। ऑब्वियसली उसके अंदर आप बात करेंगे कि कंपनी के पास ये एसेट्स हैं, इतनी अब इनकी लाइबिलिटीज़ हो चुकी हैं, तो इतने एसेट्स से ये लाइबिलिटीज़ तो कवर नहीं हो सकती। और इसके अंदर जो कोर्ट है वो ना सिर्फ ये कि एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज़ को कंसिडर करेगी, बल्कि कंटीजेंट लाइबिलिटीज जो कि किसी फ्यूचर इवेंट की हैपनिंग नॉन हैपनिंग पर डिपेंडेंट है उनको भी कंसीडर करेगी। प्रोस्पेक्टिव लाइबिलिटीज जो एक्सपेक्टेड है कि अगर कंपनी बिजनेस कंटिन्यू करती है तो फ्यूचर में ये लाइबिलिटी भी कंपनी को इनकर करनी पड़ जाएगी। जैसे उसका जो प्लांट है वो बहुत ख़राब होता जा रहा है, तो उसकी रिपेयर या उसकी जो ओवरहालिंग है उसकी कॉस्ट भी एक एडिशनल लग जाएगी। तो प्रोस्पेक्टिव लाइबिलिटीज़ को भी कोर्ट कंसिडर करेंगी, कंटीजेंट को भी कंसिडर करेंगी एग्जिस्टिंग के अलावा। तो कोर्ट को अगर आप सेटिस्फाई कर देते हैं इन, ये बड़ा जनरल पॉइंट है, यानी इसमें किसी भी सिचुएशन में जाकर जस्ट आपने कोर्ट को सेटिस्फाई करना है। तो ये तीन जो हैं पॉइंट्स हैं हमारे पास। इन में से कोई सा भी एक भी अगर कोर्ट के अंदर प्रूफ कर दिया जाता है तो समझा जाएगा कि डेट्स डेट्स है, और ऐसी सिचुएशन में वाइंडिंग अप बाय कोर्ट जो है वो इनिशिएट। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में एक सेक्शन 304 है इसका,
जिसमें एप्लीकेशन फॉर वाइंडिंग अप के लिए जो क्राइटेरियाज हैं, उसकी जो प्रोविजंस हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो बेसिकली हम इस वीडियो को 3 सब पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स हैं उसमें डिवाइड करेंगे कि कौन कौन लोग जो है वो कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं। फिर उसमें पिटीशन फाइल करने के लिए कंपनी, क्रेडिटर्स और कंट्रीब्यूटरी, इनके लिए क्या कंडीशंस हैं। बेसिकली ये एक कैटेगरी है उन लोगों की जो कंपनी इटसेल्फ है या उसके जो इन्वेस्टर्स हैं। क्रेडिटर्स ने भी एक किस्म का अपना पैसा लगाया हुआ होता है बिजनेस में, और कंट्रीब्यूटरीज ने एज अ शेयर होल्डर पैसा लगाया हुआ होता है। उसके बाद कंडीशंस फॉर द पिटीशन, अगर जो पिटीशन है वो रजिस्ट्रार या एससीसीपी या एससीसीपी ने अगर किसी पर्सन को ऑथराइज किया वो उनकी तरफ से फाइल की जाए कोर्ट के अंदर, तो उसके लिए क्या कंडीशंस होंगी वो भी हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे, यानी रेगुलेटरी बॉडी की तरफ से पिटीशन के लिए कंडीशन क्या है। तो इसमें सेक्शन 304 ऑफ कंपनीज एक्ट जो है उसकी प्रोविजंस हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक एप्लीकेशन जो कोर्ट को दी जाएगी वो वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी के लिए, वो बाय पेटिशन प्रेजेंटेड होनी चाहिए। अब पेटिशन का जो मीनिंग है, पेटिशन का मतलब भी एप्लीकेशन ही है, लेकिन पेटिशन एक ऐसी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट को कहते हैं जिसके अंदर आप कोर्ट से कोई स्पेसिफिक ऑर्डर सीख कर रहे होते हैं। तो वाइंडिंग अप की पेटिशन का मतलब है कि एक ऐसी एप्लीकेशन जिसका सिर्फ एक मकसद होता है कि कोर्ट से वाइंडिंग अप का ऑर्डर लिया जाए। तो अगर वो पेटिशन सक्सेसफुल होगी तो इसका मतलब है कि वाइंडिंग अप की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो कमेंस हो जाएंगी, और अगर वो सक्सेसफुल नहीं होगी तो फिर कोर्ट जो है, इसका मतलब है कि आपकी जो पेटिशन है वो रिजेक्ट हो गई। तो ये पेटिशन किस किस की तरफ से की जा सकती है, इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं जो लॉ अलाउ करता है कि कंपनी भी ये फाइल कर सकती है, जैसे स्पेशल रेजोल्यूशन वगैरह पास करके। किसी क्रेडिटर की तरफ से भी फाइल हो सकती है, चाहे वो कंटीजेंट क्रेडिटर हों या प्रोस्पेक्टिव क्रेडिटर हों। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यानी एक ऐसा पर्सन, फॉर एग्जाम्पल जिसके साथ लिटिगेशन चल रही है आपकी, और उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि शायद उसे पैसे देने पड़े या ना देने पड़े, कंडीशनल अमाउंट है, लेकिन वो भी इवन केस फाइल कर सकता है। कंट्रीब्यूटरी, जो कंट्रीब्यूटरी की टर्म इस सेक्शन के अंदर एक्सप्लेनेशन में डिफाइन की गई है, उसमें बताया गया है कि अ पर्सन लायबल टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एसेट ऑफ द कंपनी ऑन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप। तो बेसिकली ऐसा होता है कि अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो तो जो मेंबर्स होते हैं उन्होंने गारंटी जितनी अमाउंट देनी होती है, उन्हें उतनी कंट्रीब्यूशन करनी होती है, वो कंट्रीब्यूटरी होते हैं। और जहाँ पे शेयर्स भी हों या शेयर्स हों और गारंटी ना भी हो, जैसे जस्ट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, तो उसके अंदर अगर अनपेड अमाउंट ऑन कैपिटल होगी तो उतनी अमाउंट कंट्रीब्यूट करनी पड़ती है मेंबर्स को टुवर्ड्स द कंपनीज एसेट्स जब वो वाइंड अप हो रही हो। तो ये 3 मेन पार्टीज हैं, और लॉ ये भी अलाउ करता है कि ये तीनों पार्टीज मिलकर या तीनों पार्टीज अलग अलग या इनमें से कोई सी 2 पार्टीज मिलकर भी पेटिशन फाइल कर सकती हैं। तो कंपनी, कंपनी के क्रेडिटर्स, कंपनी के कंट्रीब्यूटरीज को आप यहाँ पर शेयर होल्डर का कॉन्सेप्ट ध्यान में रख सकते हैं, और ऑल और एनी ऑफ द अफोरसेड पार्टीज टुगेदर और सेपरेटली, मिलके भी और अलग अलग भी। इसी तरीके से रेगुलेटरी बॉडीज की साइड पर आए तो रजिस्ट्रार की तरफ से पिटीशन आ सकती है, एससीसीपी की तरफ से आ सकती है, या किसी ऐसे पर्सन की तरफ से भी आ सकती है जिसको एससीसीपी ने इस सिलसिले में ऑथराइज किया हो, अलाउ किया हो, यानी एससीसीपी अपने किसी ऑफिशियल को अथॉरिटी दे देते हैं और फिर उनकी तरफ से जो है पिटीशन फाइल हो जाती है। तो ये तो पार्टीज हो गई, लेकिन ये नहीं है कि भाई जिसका जब दिल करेगा वो आकर जो है कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल कर सकता है, उसकी कुछ कंडीशंस हैं। अब उन कंडीशंस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कंपनी का एंगल। कंपनी को कुछ पर्टिकुलर्स जमा करवाने पड़ेंगे अपनी पिटीशन के साथ। वो पर्टिकुलर्स होने चाहिए कंपनी के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के, बिजनेस ऑपरेशंस का जो स्टेटस चल रहा है वो कैसे चल रहे हैं, कंपनी के सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स जो उसके अगेंस्ट पेंडिंग है, जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं उनकी डिटेल देंगे। तो ये सारी वो इन्फॉर्मेशन है जिसकी बेस पर कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि क्या कंपनी को वाइंड अप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फिर क्रेडिटर्स का रूल देखते हैं। तो क्रेडिटर्स जो हैं उसमें ये शर्त है कि वो पहले जो कॉस्ट हैं उसकी सिक्योरिटी कोर्ट को देंगे जो कोर्ट को रीजनेबल लगे, क्योंकि ये जो केस चलता है सारा, इस पर जो खर्चा आता है, तो बाजू का तो ऐसा होता है कि कोर्ट कहती है कि भाई आपने गलत पिटीशन फाइल की थी, जिससे कोर्ट का टाइम भी ज़ाया हुआ, दूसरी पार्टी की भी खामा कॉस्ट लगी। तो आप इतने पैसे जमा करवाएं कि अगर आप गलत हुए तो फिर वो आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी केसेस की, और जो कोर्ट की कॉस्ट लगेगी जितनी इंक्वायरी और टाइम के ऊपर। और एक प्राइमा फेशा केस फॉर वाइंडिंग अप होना चाहिए कि जो कोर्ट की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक। प्राइमा फेशा होता है कि जो अपेरेंटली वो केस बनता हो, जैसे हम लॉ में पढ़ते हैं कि 100,000 से ज़्यादा की अमाउंट ड्यू जो है वो 30 डेज तक अगर अनसेटिस्फाइड रह जाए तो फिर उस सिलसिले में केस हो सकता है। तो कोई ना कोई जो ग्राउंड फॉर वाइंडिंग अप है
वो अपेरेंटली एटलीस्ट जो है वो पूरा ज़रूर हो रहा हो, ताकि कोर्ट उसके ऊपर जो है पेटिशन की जो हियरिंग है उसमें ये देख सके कि वाकई वो क्राइटेरिया मीट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अपेरेंटली तो बिल्कुल वाजे कुछ ना कुछ होना चाहिए कि ये एविडेंस है, ये सिचुएशन है जिसकी वजह से वाइंडिंग अप शुरू होनी चाहिए। कंट्रीब्यूटरी के लिए या कंट्रीब्यूटरीज मिलकर अगर केस भी करते हैं तो उसके लिए रूल ये है कि या तो नंबर ऑफ मेंबर्स आपके जो है ना लीगल मिनिमम से जो है नीचे चले गए हों, और जो कंट्रीब्यूटरी हैं वो शेयर होल्ड कर रहे हों लास्ट 180 डेज, एटलीस्ट 180 डेज के लिए इन 18 मंथ्स प्रीसीडिंग कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। कि वाइंडिंग अप के जो कमेंसमेंट डेट है उससे जो 18 महीने का टाइम है पिछला, उस 18 महीने में उसने कम से कम 180 डेज जो है ना वो शेयर्स होल्ड किए हों, या शेयर्स फिर उसे जो है उस पर डिवॉल्व हुए हों थ्रू द डेथ ऑफ फॉर्मर होल्डर। तो फिर जाहिर बात है कि भाई उसके 180 डेज नहीं भी हुए और सिचुएशन ऐसी राइज हो रही है तो फिर वो केस फाइल कर सकता है। तो ये कंडीशंस तो हमने उनके लिए पढ़ी जो कंपनी और कंपनी के अंदर जिन्होंने पैसा लगाया हुआ होता है उनसे रिलेटेड लोग जो हैं। अब जरा रेगुलेटरी बॉडीज़ की जो है कंडीशन है उनको भी देखते हैं। तो रजिस्ट्रार के लिए जो कंडीशन है वो बेसिकली ये है कि पहले उन्हें एक सैंक्शन यानी अप्रूवल लेना पड़ेगा कमीशन से। तो रजिस्ट्रार भी इवन कमीशन से पूछ कर ही पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप को जो है वो फिर करेंगे, प्रायर सैंक्शन चाहिए। और एसईसीपी जो है वो इस सिलसिले में रजिस्ट्रार को ऐसा अप्रूवल तभी देगा जब उससे पहले वो कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे देंगे। तो उसके बाद भी अगर वो समझते हैं कि नहीं इसकी वाइंडिंग अप होनी चाहिए तो वो रजिस्ट्रार को इसका अप्रूवल दे देंगे कि वो पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अब कमीशन या कमीशन किसी पर्सन को ऑथराइज कर देता है अपने बिहाफ पे कि वो एक जो है पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप एक कंपनी की इनिशिएट करें। तो उस सिलसिले में फिर एक इन्वेस्टिगेशन होगी कंपनी के अफेयर्स में, जिसमें या तो ये इन्वेस्टिगेशन में रिवील हुआ हो कि कंपनी जो है वो फ्रॉडलेंट या अनलॉफुल पर्पस के लिए फॉर्म की गई थी, या वो कोई ऐसा बिजनेस कर रही है जो उसके मेमोरेंडम के मुताबिक ऑथराइज नहीं है। अब ये रूल इतना ज़्यादा अप्लाई नहीं होता क्योंकि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस तो बेशक हो सकती है, लेकिन अब कंपनीज जो हैं कोई भी लॉफुल एक्टिविटी अगर वो कर रहे हैं तो दैट्स फाइन। बाकी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस जो है वो ठीक है या नहीं है उसकी जो है एक इशू हो सकता है। इट्स बिजनेस इज बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर ऑपरेसिव टू एनी ऑफ इट्स मेंबर्स और पर्संस कंसर्न इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। ये इशू हमने उसमें भी पढ़ा था जब हम ग्राउंड फॉर वाइंडिंग अप को डिस्कस कर रहे थे। तो वहाँ पर जो सेक्शन हमारा 301 है तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ डिसएडवांटेजेस किस्म की सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, उन्हें ऑपरेस किया जा रहा हो कुछ मेंबर्स को। तो उस सिचुएशन में भी ऐसा हो सकता है, या जहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो गिल्टी हो फ्रॉड की, मिसफेसेंस ये होता है कि जहाँ पे अपनी अथॉरिटी को इनअप्रोप्रिएटली इस्तेमाल किया जा रहा हो, और अदर मिसकंडक्ट टुवर्ड द कंपनी और टुवर्ड एनी ऑफ इट्स मेंबर्स। तो इन सिचुएशन में इन्वेस्टिगेशन से अगर इनमें से कोई भी एक पॉइंट रिवील होता है, सामने आता है, तो फिर कमीशन या उसके ऑथराइज पर्सन जो है कंपनी के अगेंस्ट पिटीशन फॉर फाइंडिंग अप फाइल कर सकते हैं। इसमें भी वंस अगेन ये है कि एसईसीपी की तरफ से कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी चाहिए ताकि वो रिप्रेजेंटेशन अपनी दे सकें पिटीशन से पहले। और एक मामला ऐसा भी है जिसमें इन्वेस्टिगेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक एंटिटी का लाइसेंस रिवोक कर दिया है एससीसीपी ने या किसी और ने, और उस एंटिटी का वही लाइसेंस एक्टिविटी जो थी वही उसका सोल बिजनेस था, तो अब किसी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कंपनी तो कोई और काम कर नहीं सकती, कोई और काम तो उसका है नहीं। वही एक काम था जिसका उसे लाइसेंस मिला हुआ था, वो लाइसेंस भी कैंसिल हो गया, तो उसके लिए तो कोई बिजनेस कंटिन्यू करना फिजिबल ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में किसी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है और डायरेक्टली जो है वो कह लें कि जी पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप फाइल की जा सकती है। तो ये हमारा सेक्शन 304 था। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 का सेक्शन 306 डिस्कस कर रहे हैं। एक बिल्कुल छोटा सा सेक्शन है और एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन अक्सर वाइंडिंग अप के अंदर जब आप डेट्स के साथ काम कर रहे हो तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप बाय कोर्ट किस डेट को समझी जाएगी, तो उसमें रूल ये है कि वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी बाय द कोर्ट शैल बी डीम टू कमेंस, उस दिन समझी जाएगी एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पेटिशन फॉर द वाइंडिंग अप। तो जिस दिन वाइंडिंग अप की पेटिशन फाइल की गई थी उसी दिन समझा जाएगा कि वाइंडिंग अप जो है वो कमेंस हो रही है, और एक्चुअल जो कोर्ट ऑर्डर है वो ऑब्वियसली उसके बाद आ रहा होता है। तो इसको ज़रा एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं कि ये डेट्स कैसे रेलिवेंट हो सकती हैं। लेट्स से कि 2 अगस्त 2021 को एक कंट्रीब्यूटरी ने एक पेटिशन फाइल की कि जी लिमिटेड ट्रिपल जी लिमिटेड है, इसकी वाइंडिंग अप कर दी जाए। कोर्ट ने पिटीशन एक्सेप्ट कर ली क्योंकि क्राइटेरिया मीट हो रहा होगा,
और प्रोविजनल मैनेजर फिलहाल अपॉइंट कर दिया, लेकिन अभी वाइंडिंग अप का ऑर्डर इशू नहीं किया। और कोर्ट ने जो है हेयरिंग शुरू कर दी पिटिशन की कि भाई वाकई वाइंडिंग अप कंपनी की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसमें कुछ डेज लगते हैं, जिस तरह से हम देखते हैं कि कंपनी एक्ट में 90 डेज तक का टाइम है टिपिकली कि एक डिसीजन किया जाता है कोर्ट की तरफ से, जो मैक्सिमम टाइम है, तो बाजू का डिसीजन जल्दी हो जाता है। लेट्स एक्सपेक्ट के क्योंकि डेली हियरिंग हो रही होती है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 25 से 30 दिन में डिसीजन हो जाता है। और 28 अगस्त 2021 को कोर्ट ऑर्डर कर देती है कि ट्रिपल जी लिमिटेड जो है इसको वाइंड अप होना चाहिए। तो कोर्ट का ऑर्डर आया 28 अगस्त को। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वाइंडिंग अप बाय कोर्ट की कमेंसमेंट डेट क्या समझी जाएगी। तो वाइंडिंग अप बाय कोर्ट शैल बी डीम टू कमेंस ऑन 2 अगस्त 2021, जिस दिन पेटिशन फाइल हुई थी। ऑल्दो कि एक्चुअल वाइंडिंग अप का जो ऑर्डर है वो 28 अगस्त को कोर्ट की तरफ से इशू हो रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपने किस डेट से फिर मुख्तलिफ पीरियड्स को काउंट करना होगा, जो कि वाइंडिंग अप से रिलेटेड जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उनके अंदर हमारे यूज होते हैं। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 का सेक्शन 347 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम वो सर्कमस्टांसेस डिस्कस कर रहे होंगे जिसमें एक कंपनी वॉलंटरीली वाउंड अप की जा सकती है। वाइंडिंग अप जो है वो वॉलंटरीली हो सकती है। तो तीन टाइप मोड्स हमने डिस्कस किए थे सेक्शन 293 के अंदर, कि जो है कंपलसरी वाइंडिंग अप बाय कोर्ट हो सकती है और अंडर सुपरविजन ऑफ कोर्ट हो सकती है, और एक टाइप थी जिसको वॉलंटरी वाइंडिंग अप कहते हैं। तो उसके जो सर्कमस्टांसेस हैं वो आज हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो एक तो ये कि ऑन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ इट्स ड्यूरेशन, अगर आर्टिकल्स में फिक्स्ड हो। बाज़ों का जब एक कंपनी बनाई जाती है तो उसका मकसद ही ये होता है कि एक लिमिटेड टाइम का प्रोजेक्ट कोई करना चाह रहे होते हैं, तो उस लिमिटेड टाइम के को मेंशन कर दिया जाता है आर्टिकल्स में कि लेट्स से कि ये कंपनी जो है वो हम 5 ईयर्स के लिए बना रहे हैं और 5 ईयर्स के बाद इस कंपनी को हम ख़त्म कर देंगे। तो अगर इस तरह की कोई टर्म या ड्यूरेशन या पीरियड जो है वो आर्टिकल्स के अंदर फिक्स हुआ हुआ है, तो फिर वॉलंटरी वाइंडिंग अप के लिए जस्ट ऑर्डनरी रेजोल्यूशन पास करनी होगी जनरल मीटिंग में कि इस कंपनी को मेंबर्स ये रेजोल्यूशन पास कर देंगे कि वॉलंटरीली वाइंड अप करना चाह रहे हैं। सेकेंड सिचुएशन है कि ऑन द अकरेंस ऑफ एनी इवेंट एज मैंशनड इन आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल्स में ये मेंशन अगर एक एंटिटी ने की एक कंपनी ने किया हुआ था कि जी जब ये एक सर्टन इवेंट हो जाएगा तो इस इवेंट के बाद कंपनी को की वाइंडिंग अप को प्रोसीड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वो ये कहते हैं कि जब कंपनी के लॉसेज अगर जो है 30% ऑफ पेड अप कैपिटल से एक्सीड कर गए, तो इस टाइम पर हम फिर कंपनी को वाइंड अप कर देंगे। या वो ये कहते हैं कि जब कंपनी जो है टोटल इक्विटी जो है बुक वैल्यू 500 मिलियन की जो है वो अचीव कर लेगी, तो उसके बाद इस कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाएगा। या वहाँ पर ये डिसाइड होता है कि जो ओरिजिनल उसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनमें से मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स की जब डेथ हो जाएगी, तो उसके बाद उस कंपनी को जो है वाइंड अप कर दिया जाएगा। तो कोई भी ऐसा इवेंट जो लॉ के हिसाब से कंटीजेंट इवेंट हो सकता है, उसको अगर आर्टिकल्स में मेंशन किया हुआ है किसी कंपनी ने, तो उस सिचुएशन में भी सेम रूल अप्लाई होगा कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करनी होगी कि कंपनी की वॉलंटरी वाइंडिंग अप की जाए। और इन दो सर्कमस्टांसेस में तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, इसके अलावा विदाउट एनी रीजन कोई आर्टिकल्स में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो एक एंटिटी सिंपली स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर सकती है कि कंपनी की वॉलंटरी वाइंडिंग अप की जाए। तो स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ किसी रीजन की या आर्टिकल्स के अंदर किसी चीज़ के मेंशन होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये सेक्शन तो इतना सही है और ये तीन पॉइंट्स हमने डिस्कस करने थे, लेकिन ये एक एडिशनल डिस्कशन यहाँ पर आती है जो कि कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो एडिशनल डिस्कशन ये है कि अगर एक कंपनी ने जो ड्यूरेशन अपने आर्टिकल्स में फिक्स की हुई थी और अब वो टाइम पूरा हो गया, लेकिन वो चाहते हैं कि वो भी कंटिन्यू करें, क्योंकि लेट्स से कि उन्होंने सोचा था कि प्रोजेक्ट 5 ईयर्स में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट 5 ईयर्स में कंप्लीट नहीं हुआ। या जो वो इवेंट्स थे जिस पर उसकी वाइंडिंग अप उन्होंने डिसाइड की थी आर्टिकल्स में कि करेंगे, वो इवेंट हो गए हैं, लेकिन अब उनका इरादा चेंज हो गया है और वो उन इवेंट्स के होने के बावजूद अपनी जो कंपनी है उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसको अभी वाइंड अप नहीं करना चाहते। तो अगर वो अपनी वाइंडिंग अप को डिले करना चाहते हैं या बिल्कुल ही ये जो आर्टिकल्स में इस तरह की कंडीशन है उससे जो है अवे जाना चाहते हैं, उससे अपोजिट डिसीजन करना चाहते हैं, तो उसका एक सिंपल सा तरीका है कि वो फिर क्या करें कि एक तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप की ये जो ऊपर हमने रेजोल्यूशंस पढ़ी हैं इनको ना करें, ना स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें वाइंडिंग अप के लिए, ना ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करें, बल्कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अपने आर्टिकल्स की अल्ट्रेशन कर लें। तो जो भी कंडीशन है वो आर्टिकल्स में ही मेंशन है ना,
तो जब आप अपने आर्टिकल्स को की अल्ट्रेशन कर लेंगे तो फिर वो कंडीशन आप पर एप्लीकेबल नहीं रहेगी। तो अगर आपने कोई ड्यूरेशन पहले फिक्स की हुई थी तो वो वाली जो आर्टिकल्स के अंदर क्लाज है, जो आर्टिकल है, वो पैराग्राफ आप अल्ट्रेशन कर लें उसकी, या अक्रंस ऑफ इवेंट अगर कोई डिफाइन था तो उसकी अल्ट्रेशन कर लें, उसको डिफरेंट इवेंट पे ले जाएं, डिफरेंट ड्यूरेशन पे ले जाएं, या ऑल टुगेदर उसको बिल्कुल डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली अगर आपने पहले कोई चीज़ आर्टिकल्स में लिखी हुई है और अब उससे डिफरेंट करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली यू कैन अल्टर द आर्टिकल्स बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में बाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ द कोर्ट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम बेसिकली सेक्शन 381 एंड 382 को डिस्कस कर रहे होंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे बाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ द कोर्ट का मतलब क्या है, और ये किस सिचुएशन में क्रिएट होती है, और इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। और ऐसी पिटीशन जब फाइल की जाती है जिसमें कोर्ट को कहा जाता है कि जो वाइंडिंग अप है वो सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट होनी चाहिए, तो इन दैट सिचुएशन जो है उसका इफेक्ट क्या होता है। उसमें कुछ कॉमन इफेक्ट हैं उस वाइंडिंग अप के साथ जो वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट होती है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। और जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि सेक्शन 381 एंड 382 ऑफ कंपनीज एक्ट को हम यहाँ पर ओपन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जब एक कंपनी वॉलंटरी वाइंडिंग अप की तरफ जाती है, तो वॉलंटरी बाइंडिंग अप की रेजोल्यूशन पास हो गई, जो कि हमने डिस्कस किया था कि वो ऑर्डनरी भी हो सकती है कुछ सिचुएशन में, ज़्यादातर जो सिचुएशन है वो उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन होती है। तो कोर्ट उसके बाद एक ऑर्डर दे सकती है। ऑर्डर ये होगा कि वॉलंटरी बाइंडिंग अप तो कंटिन्यू करेगी, यानी जो वॉलंटरी बाइंडिंग अप से रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होंगी, लेकिन कुछ कंडीशंस उसके साथ अटैच हो जाएंगी, जिसको हम 3 पॉइंट्स में अलग अलग बात कर सकते हैं। एक तो ये कि उसमें जो सुपरविजन है वो कोर्ट की होगी। सुपरविजन ऑफ द कोर्ट का मतलब ये है कि एक होती है बाइंडिंग अप बाय द कोर्ट, उसमें तो हर चीज़ कोर्ट से पूछ कर कोर्ट के तरीक़ेकार के मुताबिक, उनके रूल्स प्रोसीजर्स के मुताबिक होती है, लिक्विडेटर के पॉइंट एवरीथिंग। एक वॉलंटरी वाइंडिंग अप होती है जिसमें कोर्ट की बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो सुपरविजन ऑफ द कोर्ट जो वाइंडिंग अप है ये इसके दरमियान की एक चीज़ है, जिसके अंदर कोर्ट सुपरवाइज कर रही होती है चीज़ों को। उसमें ये अलाउड होता है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो वो कोर्ट में आ सकता है, और कोर्ट जो है फिर उसके मुताबिक कुछ ऑर्डर्स और डायरेक्शन इशू कर सकती है जो फिर फॉलो करने होंगे। तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप में ऐसी कोई जो है इन्वॉल्वमेंट कोर्ट की नहीं होती, लेकिन सुपरविजन ऑफ द कोर्ट में फिर ये इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। इसमें होता है क्या है कि कुछ लिबर्टी दे दी जाती है क्रेडिटर्स को, कंट्रीब्यूटरीज को, या दूसरे लोगों को, कि अगर उन्हें किसी चीज़ से प्रॉब्लम आ रहा हो जो कि वॉलेंट्री बाइंडिंग अप में हो रही है, कि एसेट सही वैल्यू पे रियलाइज नहीं हो रही या उनकी डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हो रही, इस तरह का अगर कोई भी मसला हो तो वो कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर प्योरली वॉलेंट्री बाइंडिंग अप होगी तो उसमें कोर्ट में इस तरह की एप्लीकेशन नहीं आती, लेकिन सुपरविजन ऑफ द कोर्ट के थ्रू बाइंडिंग अप हो रही है तो इस तरह की एप्लीकेशन आ सकेंगी। और उन टर्म्स एंड कंडीशंस पर ये वाइंडिंग अप की जाएगी जो कोर्ट को मुनासिब लगती हैं, जो कोर्ट को इंसाफ के मुताबिक लगती हैं, जस्टिस के मुताबिक लगती हैं, तो एज द कोर्ट थिंक्स जस्ट। अब ये जो ऑर्डर है, एक वॉलंटरी वाइंडिंग अप चल रही थी एक कंपनी की, लेकिन ऑर्डर दे दिया कि जी वॉलंटरी वाइंडिंग अप तो कंटिन्यू होगी लेकिन सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ द कोर्ट होगी। ये ऑर्डर कोर्ट कब दे सकती है? एक तो कोर्ट इट कैन डू इट ऑन इट्स ओन मोशन, कि कोर्ट खुद समझती है कि एक बड़ी कंपनी ऐसी लिस्टेड कंपनी थी या एक ऐसी कंपनी थी जो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी थी, उसकी डिसोल्यूशन वॉलंटरी हो रही है, और कोर्ट को ये लगता है कि इसके अंदर इश्यूज राइज होते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन जो है उसके अंदर ये ऑर्डर इशू कर सकती है कि सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट होगा। और दूसरा ये है कि ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन इंटाइटल्ड टू अप्लाई टू द कोर्ट फॉर वाइंडिंग अप अ कंपनी। तो हमने पढ़ा था कि जी जो लोग वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं उसमें कंपनी इटसेल्फ भी शामिल है। अब वो तो ऑब्वियसली यहाँ पर नहीं चाह रहे कोर्ट के थ्रू, क्योंकि वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो रही है, लेकिन क्रेडिटर्स भी जा सकते हैं कोर्ट की तरफ, कंट्रीब्यूटरीज भी जा सकते हैं, रजिस्ट्रार, एससीसीपी या ऑथराइज पर्सन भी जा सकते हैं। तो वो लोग जो वाइंडिंग अप के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं कंपल्सरी वाइंडिंग अप के लिए, वही सुपरविजन ऑफ द कोर्ट के लिए भी एप्लीकेशन दे सकते हैं कि वॉलंटरी वाइंडिंग अप जो है वो कंटिन्यू तो हो लेकिन सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ द कोर्ट होनी चाहिए। तो ये एक सिचुएशन आ गई। अब इसको हम थोड़ा सा एक इसका इफेक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो जब एक पेटिशन फाइल होती है कि वॉलंटरी बाइंडिंग अप कंटिन्यू तो हो लेकिन सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ द कोर्ट, तो कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन होती है
जो भी केसेस कंपनी के चल रहे होते हैं, सूट्स हैं या कोई और लीगल प्रोसीडिंग्स, कोई एक्स्ट्रा लीगल प्रोसीडिंग, कोई कोर्ट में मजीद केस होना हो, तो फिर कोर्ट से इजाज़त लेके करना पड़ता है, उसके बगैर नहीं हो सकता। तो वो चीज़ अप्लाई हो रही होती है। ये रूल्स हैं बेसिकली जब वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट हो रही हो, तो उसमें ये रूल होता है कि जी जो केसेस चल रहे होते हैं उस कंपनी से रिलेटेड, सब उस पर जो कोर्ट वाइंडिंग अप को डील कर रही होती है उसकी जुरिडिक्शन आ जाती है। कोई मजीद केस अगर कंपनी पर करना हो तो उसके लिए भी इजाज़त कोर्ट से लेनी पड़ती है जो वाइंडिंग अप को डील कर रही होती है। तो जब एक पिटीशन एक्सेप्ट हो जाएगी कि कोर्ट की वाइंडिंग, कंपनी की वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट होनी है, तो उसमें भी सेम रूल अप्लाई हो जाएंगे जो वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट में अप्लाई होते हैं। और वो रूल्स वंस अगेन क्या है कि जो केसेस चल रहे होते हैं, ये आगे जाकर एक हमारे सेक्शन में कवर हो जाएगा कि जो भी केसेस चल रहे होते हैं उस पर जुरिडिक्शन उस कोर्ट की आ जाती है जो वाइंडिंग अप को डील कर रही है। और मजीद अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग आपने कंपनी के अगेंस्ट करनी हो तो उसके लिए भी कोर्ट से पहले इजाज़त लेनी पड़ती है। तो ये इस सेक्शंस का, दो सेक्शंस का इम्पैक्ट था कि सब्जेक्ट टू सुपरविजन जो वाइंडिंग अप है उसका इम्पैक्ट क्या होता है और वो इटसेल्फ किन सिचुएशन में राइज हो रही होती है। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में सेक्शन 305 है, जिसमें जो डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप है उनको वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट में कन्वर्ट करना हो तो उसकी पेटिशन से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर करते हैं हम। तो पहले हम डिस्कस करेंगे पेटिशन टू कन्वर्ट अदर मोड्स टू वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, यानी वॉलंटरी वाइंडिंग अप या सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट जो वाइंडिंग अप हो रही है उसको वाइंडिंग अप बाय कोर्ट में अगर कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, और फिर इस पर एक ब्रीफ सी एग्जांपल डिस्कस करेंगे। और ये सब कुछ हमारा सेक्शन 305 ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 की प्रोविजन के मुताबिक हो रहा होगा। तो सबसे पहले तो हम ये पर्सपेक्टिव देखते हैं कि जो पेटिशन फाइल की जा रही होगी वो किस लिए फाइल की जा रही होगी। तो पेटिशन फॉर व्हाट, तो या तो ये होगा कि आप वॉलंटरी वाइंडिंग अप से चाह रहे होंगे कि वो वॉलंटरी वाइंडिंग अप कन्वर्ट हो जाए वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट में, या दूसरा ये होगा कि आप चाह रहे होंगे कि वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ द कोर्ट को वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट में शिफ्ट कर दिया जाए। अब बेसिकली वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ द कोर्ट में और वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट में थोड़ा सा फर्क ये होता है कि वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ द कोर्ट में कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट कम होती है और जो वॉलंटरी वाइंडिंग अप जैसा काम होता है वो ज़्यादा हो रहा होता है। लेकिन वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट में सारा कंट्रोल जो है वो कोर्ट के पास आ जाता है और सारी चीज़ें कोर्ट के जो है डायरेक्शंस के मुताबिक हो रही होती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पेटिशन कौन फाइल कर सकता है। कोई भी पर्सन जो ऑथराइज है कि वो पेटिशन फाइल करे वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट की, जो हमने सेक्शन 304 में कवर किए थे। मैं दोबारा ब्रीफ भी आपके साथ लिस्ट शेयर कर लेता हूँ कि कंपनी अलाउड है उसमें कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कर सकती है, उसके बाद क्रेडिटर्स भी कर सकते हैं सर्टन क्राइटेरिया मीट करते हो तो, और फिर कंट्रीब्यूटरीज कर सकते हैं, रजिस्ट्रार कर सकते हैं आफ्टर टेकिंग अप्रूवल फ्रॉम एससीसीपी, एससीसीपी इटसेल्फ कर सकता है या ऑथराइज पर्सन बाय एससीसीपी कर सकता है आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन एंड सम अदर रूल। तो ये डिफरेंट जो लोग हैं उनको लॉ में अलाउड है कि वो वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं और वही सेम लोग कन्वर्जन के लिए भी पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अब कोर्ट कब ऑर्डर देगी कन्वर्जन का, यानी पिटीशन तो फाइल हो गई लेकिन कोर्ट क्या क्राइटेरिया देखेगी जिसको जो सेटिस्फाई हो रहा होगा तो कोर्ट ये ऑर्डर दे के भाई वाकई वाइंडिंग अप जो है उसको कन्वर्ट कर देना चाहिए वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट में। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो दो में से एक चीज़ के बारे में, कि दो हम पॉइंट्स हैं उनको पढ़ लेते हैं, कि अगर अदर मोड को कंटिन्यू किया यानी वॉलंटरी वाइंडिंग अप को कंटिन्यू किया या सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ द कोर्ट वाले को कंटिन्यू किया, तो जो इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स हैं या कंट्रीब्यूटरीज हैं या दोनों हैं वो सही हैंडल नहीं होंगे, उनको जो क्रेडिटर्स हैं उनके साथ इंसाफ के साथ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, कंट्रीब्यूटरीज जो हैं उनको सही पैसा नहीं मिल पाएगा। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन होगी तो फिर जो है कोर्ट ये ऑर्डर देगी कि भाई फिर वो मोड्स जो हैं वो प्रॉपर नहीं है, वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट ही होनी चाहिए। या जहाँ पर कोर्ट का ये ख्याल हो कि इट इज़ इन द पब्लिक इंटरेस्ट सो टू डू, कि टू डू सो बेसिकली, कि ऐसा करना जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है। अब खासतौर पे पब्लिक इंटरेस्ट का जो एग्जांपल है वो इम्पॉर्टेंट है, तो इस पर एक ब्रीफ सी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से कि एक एंटिटी है पीक्यूआर लिमिटेड, उन्होंने एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास की कि वो वॉलंटरी वाइंडिंग अप करना चाहते हैं।
उसके बाद उन्होंने एक लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया और वॉलंटरी वाइंडिंग अप का प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया। अब हुआ ये कि एससीसीपी ने पेटिशन फाइल कर दी कि कन्वर्ट किया जाए इस वॉलंटरी वाइंडिंग अप को इनटू वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट आफ्टर एन इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट द कंपनी वाज इन्वॉल्व्ड इन फ्रॉडलेंट बिजनेस। तो कोई रिपोर्ट फाइनलाइज हो रही थी इन्वेस्टिगेशन की, वो फाइनलाइज होकर एससीसीपी को मिली। तो एससीसीपी को पता चला कि ये कंपनी तो फ्रॉडलेंट बिजनेस में इन्वॉल्व थी, और उन्हें पता चला कि साथ ही कंपनी तो अपना जो है वॉलंटरी वाइंडिंग अप की तरफ चली गई है, और वॉलंटरी वाइंडिंग अप अगर हुई तो ये प्रॉपर नहीं होगी, और बेहतर है कि इसमें कोर्ट इन्वॉल्व हो जाए। तो उन्होंने उसके लिए पेटिशन फाइल कर दी कोर्ट में। कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर इशू कर दिया कि इसकी वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट ही होनी चाहिए इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो अब ये एक हमने कह लें कि एक सिनेरियो, फिक्टिशियस सिनेरियो जो है वो क्रिएट किया है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक वॉलंटरी वाइंडिंग अप को वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट में कन्वर्ट किया जाए। तो ऐसी सिचुएशन में जो पहले वॉलंटरी वाइंडिंग अप थी उसका मोड कन्वर्ट होकर वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।